हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ा था। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है बच्चों, तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी टॉपिक के कुछ एग्जांपल्स लगा लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, जिससे आपको वो टॉपिक और भी क्लियर हो जाए। तो अगर ये वाला टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, पहले आप इस टॉपिक को देख लीजिए, तब उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को लगाइए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि एक ऑब्जेक्ट है कोई, वो 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है 4 सेकेंड्स में एंड देन अगेन 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है 2 सेकेंड्स में। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो बच्चों एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अभी हम सॉल्यूशन ना देख के यहाँ पे देखते हैं इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर चला है, फिर दोबारा फिर कितना चला है, फिर से 16 मीटर चला है। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो हो जाएगी 16 + 16 32 मीटर। इसी तरीके से अगर हम टाइम को ऐड करेंगे तो इसने टोटल टाइम जो लिया है वो लिया है 6 सेकेंड्स का। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा 32/6, तो आंसर आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर मैंने आपको स्पीड विद डायरेक्शन, इसका मतलब है मैंने आपको वेलोसिटी भी पढ़ाया है। यहाँ इसका मतलब होता है वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है u+v/2। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस लगाते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आपके 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियरली पॉइंट्स में करके जो था पूरा दिखा दिया है, तो आपको जितने भी डिफरेंसेस है वो सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे 1-2 डिफरेंसेस दिए गए हैं, जो मेन डिफरेंस है वो देख लेते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस traveled by it per unit time, while the velocity is displacement per unit time of a body during movement। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है कि स्पीड से हम क्या समझते हैं और वेलोसिटी से हम क्या समझते हैं। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज़ थी, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। और भी चीज़ें थी कि स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती बट वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, फिलहाल मैं, और आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं क्या क्या और भी चीज़ें हैं। फिलहाल सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड? किस कंडीशंस में एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाएगी एवरेज स्पीड के? बेटा मैग्नीट्यूड इक्वल करना है हमें, किसका? एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का। तो मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा? एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी में अभी हमने ऊपर देखा था क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में क्या होता है डिस्टेंस। तो मतलब अगर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए तो वहाँ पे हमारी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगी। बस उसी को लिखा होगा यहाँ पे। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू its displacement, then the magnitude of average velocity of an object will be equal to its average speed। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। What does the odometer of an automobile measure? बेटा ओडोमीटर, आपने स्पीडोमीटर सुना होगा बट ओडोमीटर आप याद कर लीजिए, जो आपके बाइक में लगा होता है वहाँ पे स्पीड भी शो करती है और साथ ही साथ बीच में नंबर्स लगे रहते हैं। वो नंबर शो करते हैं कि आपकी बाइक या कार अब तक कितना चली है। तो वो वही चीज़ है, ओडोमीटर वही बताता है। ऑफ एन ऑटोमोबाइल मीजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑटोमोबाइल। डिस्टेंस कवर्ड बताता है कि ऑटोमोबाइल ने अब तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। स्पीडोमीटर क्या बताता है कि करंट टाइम पे आपकी ऑटोमोबाइल जो है या आपका जो व्हीकल है वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, वो बताता है स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बताता है।
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा लगेगा, ग्राफ पे हमें बताना है। तो बच्चों ये ग्राफ मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका डिस्टेंस की एक्सिस है जो कि वाई एक्सिस हम जनरली बोलते हैं, और ये हम जनरली लेते हैं एक्स एक्सिस, ये आपकी टाइम की एक्सिस मानी गई है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है ऑलरेडी कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर दोनों चीज़ें इक्वल रहेंगी तो ग्राफ क्या जाएगा हमारा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो बस यही हमारा ग्राफ हो जाता है। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। ग्राफ को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। During an experiment, a signal from spaceship reached the ground station in 5 minutes. एक एक्सपेरिमेंट में हम स्पेसशिप से सिग्नल भेज रहे हैं ग्राउंड स्टेशन तक सिर्फ 5 मिनट में। ठीक है, What was the distance of the spaceship from the ground station? अब हमें बतानी है कि डिस्टेंस कितनी होगी स्पेसशिप की ग्राउंड स्टेशन से। तो अभी तक हमें क्या दिया है, सिर्फ टाइम दिया है 5 मिनट्स का। ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम दिया है, और क्या दिया हुआ है, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीड है जो कि आपको हमेशा के लिए लर्न करनी है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो फिलहाल तो हम अपना अभी इसको आप लर्न कर लीजिएगा, और सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं। हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जिसमें हमें टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स का और स्पीड ऑलरेडी दे रखी है। तो हमें इन तीनों चीज़ों में क्या चीज़ नहीं पता है, जो चीज़ नहीं पता है वो है डिस्टेंस, जो कि हमसे पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला अपना वही लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों कि 1 मिनट, सॉरी, हाँ, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना, तो टाइम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, क्योंकि हमें पता है, हमें पता क्या नहीं है, वो है डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस को अपोजिट साइड रखा और इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। उसी फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम दोनों रख दिया। स्पीड को हमने 5 मिनट को कन्वर्ट करा लिया सेकेंड में, क्योंकि और इस टाइम सॉरी हाँ, क्योंकि मैंने टाइम को कन्वर्ट करा लिया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, टाइम को हमने कन्वर्ट करवा लिया सेकेंड में, 5 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड क्या हो गई हमारी, स्पीड तो यही रहेगी मीटर पर सेकेंड में, और आंसर हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10⁷। अब बच्चों आज का टॉपिक देखते हैं हम, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्चुअली एक्सेलरेशन कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन बेटा जो हम लोगों ने अभी वेलोसिटी पढ़ा था ना, वेलोसिटी क्या था कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक टाइम में, तो वो वेलोसिटी था। अगर यही वेलोसिटी को हम टाइम के साथ में देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी देखें, तो उसी को हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं। अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, पहले तो वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब पूरा अगर वेलोसिटी की बात करें और वेलोसिटी खुद चेंज हो रही है कुछ टाइम में, तो उसी को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है तो वो होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको कि अभी हम लोग आगे डिसेलरेशन भी बोलेंगे। तो इस एक्सेलरेशन को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। कितना चेंज होने में, जो वेलोसिटी जो अभी चेंज हुई है उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा है। तो बहुत ही सिंपल सा टर्म है। एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई आपसे पूछे, आपको बस इतना बोलना है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, या सिर्फ आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेट का मतलब टाइम ही होता है। ठीक है, इसको हम दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
तो आपको जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो यही तो होती है कि वेलोसिटी पहले कितनी थी और अब कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने उसको दूसरे टर्म में लिख लिया कि फाइनल वेलोसिटी क्या है माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो चेंज इन वेलोसिटी ये भी वही लिखा हुआ है और नीचे वही टाइम टेकन है। तो कोई दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, बस मैंने चेंज इन वेलोसिटी को दूसरे टर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसका अगर मैं टर्मिनोलॉजी में लिखूं तो एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम टेकन को स्मॉल t से। तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास ये इतने सारे प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं एक्सेलरेशन की, ये कोई भी नई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। शुरू की 3 पॉइंट्स जो हैं वो आप सेम डिट्टो कॉपी हैं किसकी, वेलोसिटी की, वो आप वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल वही पॉइंट है, चाहे आप यहाँ पे एक्सेलरेशन रखिए चाहे वेलोसिटी रखिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का ही चेंज होता है, उसी को तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लगभग सिमिलर हैं। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे हम एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वही हमने बोला था वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की होगी। और क्यों, उसका रीज़न आपको पता है। एक्सेलरेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो यही बात मैंने वेलोसिटी के लिए भी बोली थी। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज ज़ीरो व्हेन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है। जबकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि चेंज इन वेलोसिटी होगी तभी हम उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। मतलब फाइनल और इनिशियल दोनों अगर सेम हो जाएं, मान लीजिए पहले 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई व्हीकल चल रहा था, अब भी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई चल रहा है, इनिशियल और फाइनल अगर दोनों सेम हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन उससे क्या निकलेगा हमारा, ज़ीरो। इसी वजह से एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ज़ीरो व्हेन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन, इसकी 3 तरीके की यूनिट दी गई है। मेनली जो है वो बीच वाली इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर वाली सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में होती है। और जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं जब डिस्टेंस और ट्रेवल के डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चन करते हैं तो वो करते हैं किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देख लेते हैं, वही है जो हम लोगों ने वेलोसिटी के टर्म में पढ़ा था। बस वेलोसिटी का जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था हम लोगों ने तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड था, यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी होगा। कहाँ पे वेलोसिटी होगा देखेंगे अभी। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एंड इट वेलोसिटी, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझिएगा इस चीज़ को कि एक तो पहली बात तो जो व्हीकल है वो ट्रैवल करना चाहिए स्ट्रेट लाइन में, वो क्यों होना चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स, वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज करनी चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप कहेंगे सर अभी तो हम इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए था ना, इंक्रीज वेलोसिटी क्यों हुआ, वेलोसिटी इंक्रीजेज क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों समझिएगा क्या है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी तो अभी हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पढ़ा है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। हमें ज़ीरो एक्सेलरेशन थोड़ी ना डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज तो होगी लेकिन इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज होगी। जैसे अभी 10 है तो उसके बाद 20 होगी, फिर 30 होगी, फिर 40 होगी कुछ टाइम के बाद इक्वल टाइम में। तो इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीमेंट होगा, यही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज होनी चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। आप कहेंगे सर स्ट्रेट लाइन वाला अभी मुझे अभी समझ में नहीं आया। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है, मतलब कोई व्हीकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है, कर्व ले रहा है अगर, तो
वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी में हम देखें तो डायरेक्शन भी एक पॉइंट होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो अगर कोई भी व्हीकल है जो टर्न ले रहा है या स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, तो मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या मतलब है इसका, कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, साथ ही साथ चेंज भी हो रही होगी। स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, और चेंज होगी तो ज़रूरी थोड़ा ना इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो फिर, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना हो के नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे टर्म में हम इस डेफिनेशन को बोल सकते हैं, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कैसे होंगे। अगर कोई एक हम फ्रीली फॉलिंग बॉल लेते हैं, इसको कि हाँ क्या करते हैं, हम ऊपर से रूफ से कहीं भी छोड़ते हैं। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई भी चीज़, एक बॉल हो गई या कोई भी एक चीज़ अगर ऊपर से छोड़ेंगे तो वो जब नीचे आएगी तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगी। मतलब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आप कहेंगे सर हमें तो पता नहीं चलता है। कैसे बेटा पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दो एग्जांपल दूंगा, दोनों से आप समझिएगा। पहला एग्जांपल ये है कि आपके हाथ में अगर बॉल है, जब आप जस्ट बॉल को छोड़ेंगे तो वो कितनी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट होगी? ज़ीरो से स्टार्टिंग होगी उसकी और धीरे धीरे बढ़ेगी। और अगर नीचे आएगी तो बहुत तेज़ वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसको हम कैसे मान सकते हैं कि नीचे आते आते बहुत तेज़ होती जा रही है? क्या पता ऊपर एकदम से उतनी तेज़ होती जा रही हो और नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से आती जा रही हो। ये हम ऐसे मान सकते हैं कि आप कोई एक ऑब्जेक्ट लीजिएगा, उसको पहली मंजिल से नीचे फेंकिएगा, पहली रूफटॉप से नीचे फेंकिएगा। और अगर सेम मास की बॉडी लीजिएगा, जैसे सेम बॉल को लीजिएगा, उसकी आइडेंटिकल बॉल लीजिएगा, उसको 15th फ्लोर से आप फेंकिएगा, तो देखिएगा जब नीचे आएगा तो कौन ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। अब आपके दिमाग में एग्जांपल क्लियरली आ रहा है कि जो हम 15th फ्लोर से फेंकेंगे वो ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी से नीचे आके लगेगा। इसीलिए तो बोलते हैं जब प्लेयर बॉल को कैच करते हैं तो वो अपने हैंड का मोशन नीचे की तरफ करते हैं, क्योंकि ऊपर से बॉल बहुत तेज़ वेलोसिटी से आ रही होती है, क्योंकि वो बहुत हाइट से आ रही होती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द मोशन ऑफ अ स्लाइडिंग ब्लॉक ऑन a smooth inclined plane is uniformly accelerated motion। तो अगर हम क्या करें, एक स्लाइडिंग ब्लॉक को लें जो कि यहाँ पे स्लाइड कर रहा हो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे, तो ये एक क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। जब शुरुआत करेगा तो हल्का होगा, नीचे आते आते बहुत तेज़ हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिया है बॉल को, जब ड्रॉप किया है हमने नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अब लास्ट स्लाइड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया? बिल्कुल उसी का ऑपोजिट जो हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा है। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने टाइम के इंटरवल्स को अभी तक जितने भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं हर जगह इक्वल ही रखा है, तो वही सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो किया है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हम कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे करते हैं। अनइक्वल अमाउंट्स हो गया। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। तो ये चीज़ एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल भी देखते हैं कि अगर कोई कार है वो क्राउडेड एरिया में चलेगी तो कभी उसको फ्री जगह मिलेगी, खाली रोड मिलेगी, तो स्पीड एकदम से बहुत तेज़ करती है। फिर क्राउड आता है तो फिर से स्पीड इसकी धीमी होती है, तो वेलोसिटी बढ़ती है घटती रहती है। तो उस वजह से अनइक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ करती है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात कर लेते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन की, जिसको हम लोग रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी बोलते हैं। वो क्या होता है, अगर कोई बॉडी है बच्चों या कोई कार है, कार का एग्जांपल लेते हैं, वो चलती हुई आ रही है और उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली है। अगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली होगी तो क्या करेगी, पहले से रुकना स्टार्ट कर देगी, धीरे धीरे आके अपने डेस्टिनेशन पे रुक जाएगी। यही तो आप लोग भी करते हैं, अगर साइकिल से आते हैं, बाइक से स्कूल आते होंगे, तो स्कूल अगर आपको दिख जाता है या थोड़ी सी दूर पे होता है तो हम लोग ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देते हैं और स्कूल पे बिल्कुल रुक जाते हैं आके। तो वहाँ पे क्या हो गया, आप अपनी वेलोसिटी को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब भी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होता है तो हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अ बॉडी इज said to be retarded which velocity decreases with respect to time. A car is decelerating to come to a halt, अगर हॉल्ट पे आ रही होती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने एक्सेलरेशन को पूरा डिस्कस कर लिया है। इसके एक दो न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ के बारे में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ बच्चों। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी डेफिनेशन या कोई भी टॉपिक अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।